नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आप लोगों का डेयर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। दोस्तों, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे नोट्स तैयार हो चुके हैं। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव टाइम्स के, जो कि वीवीआई है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। हर एक 2 साल पर 3 साल पर ये रिपीटेशन होते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक और बात, आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि इसके साथ साथ जो मैं अलग अलग से जो टॉपिक्स बताता रहूंगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसे आप मिस न कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। पहला सवाल है हम लोगों का, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों। यह क्वेश्चन 2017 और 2020 यानी कि 3 साल का देखिए दोस्तों, 3 साल के गैप में ये 2017 में पूछा गया है और फिर 2020 में भी पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, 3 साल में पूछा गया, यानी कि हर एक 2 साल पर 3 साल पर प्रत्येक क्वेश्चन का रिपीटेशन होता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था दोस्तों। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हमारा 20 मार्क हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया था वे बिस्मार्क थे, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है यूरोप का। जी हाँ दोस्तों, जो बिस्मार्क यूरोप का लौह पुरुष जो है बिस्मार्क को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोगों का सवाल है, गैरिबॉल्डी पेशे से क्या था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर आंसर मालूम है तो कमेंट में नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, गैरिबॉल्डी पेशे से क्या था। दोस्तों, गैरिबॉल्डी जो है वो पेशे से एक नाविक था। जी हाँ दोस्तों, गैरिबॉल्डी एक पेशे से नाविक था और इटली के एकीकरण में इसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है अलग से, एक महत्वपूर्ण टॉपिक से आता है कि इटली के एकीकरण में गैरिबॉल्डी की क्या भूमिका थी। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। अगला हम लोगों का सवाल है, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। जी हाँ दोस्तों, जब इटली का एकीकरण पूरा हो गया उसके बाद विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को किस पद पर नियुक्त किया था दोस्तों। तो काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये दोस्तों अक्सर बार बार क्वेश्चन में आता रहता है, हर एक साल आता है दोस्तों। इस साल जो 2020 का क्वेश्चन है उसमें भी ये आया हुआ था कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया हुआ था। 2020 का यह क्वेश्चन है, गौर से देखिए दोस्तों, इसको आप मिस मत कीजिएगा। हो सकता है कि अगले साल भी ये क्वेश्चन आ जाए। अगला हम लोगों का सवाल है, सेडेवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, जो सेडेवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। जो सेडेवा का युद्ध था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था 1866 ईस्वी में। सेडेवा का जो युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था 1866 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया पर अटैक किया था बिस्मार्क ने, उससे अपने अधीन जो उसका राज्य था उसको छुड़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रिया और प्रसा का जो युद्ध है 1866 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा लोग। अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि सेडेवा का जो युद्ध है वो कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रिया पर हमला किसने किया था दोस्तों, हमला करने वाला प्रसा था, जिसका चांसलर बिस्मार्क था। दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन में ये भी आता है कि प्रसा का चांसलर कौन था, तो वो इसका आंसर होगा हमारा बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, जर्मनी के सम्राट को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो विलियम प्रथम को वहां का राजा घोषित किया गया। वह 18 जनवरी 1871 ईस्वी को वहां का राजा बना। उसे और क्या कहा जाता था दोस्तों, याद रखिए, ये क्वेश्चन अक्सर बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे जो सम्राट था जर्मनी का, उसे काइजर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, काइजर। अगला हम लोगों का सवाल है कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी दोस्तों। यंग इटली जो है इसकी स्थापना 1821 ईस्वी में थी। पहले इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो है यंग यूरोप जो है, ये भी क्वेश्चन आता है कि यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो जो यंग यूरोप है इसकी स्थापना जस्ट यंग इटली की स्थापना के बाद 3 साल बाद, याद रखिएगा दोस्तों, या 3 साल बाद 1834 ईस्वी में की गई थी। और इन दोनों की जो स्थापना है मेजनी ने की थी, जिसे इटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों,
क्वेश्चन ये भी आता रहता है हम अक्सर एग्जाम में कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहते हैं, तो मेजनी जो है इसी कहा जाता है इटली के एकीकरण का पैगंबर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन में आता है कि यंग इटली का स्थापना कब की गई थी, 1831 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन से इसी में से बन जाएगा कि यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी, तो 1834 ईस्वी में। इन दोनों की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने की थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का सम्राट कौन बना। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था और उसके बाद वहां का राजा कौन बना, तो वहां का जो राजा था वो था विलियम प्रथम। जी हाँ दोस्तों, विलियम प्रथम था और वहां का चांसलर जो था वो था बिस्मार्क। 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जो विलियम प्रथम है एकीकृत जर्मनी का राजा बना और जर्मनी के सम्राट को काइजर भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिखवाया हुआ, देखिए तो सब ध्यान से इसको भूलिएगा मत। अगला हम लोगों का सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। दोस्तों यूरोप का मरीज अक्सर एग्जाम में आते रहता है, आप लोग को हमेशा याद भी होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, यूरोप का जो मरीज है उसे तुर्की को कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, जो तुर्की था उसे यूरोप का मरीज कहा जाता था। क्यों कहा जाता था दोस्तों, हम बता दें आपको, जब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय यूनान और तुर्की के बीच में जब युद्ध हुआ तो तुर्की की जो शक्ति थी वो कमजोर पड़ने लगी और जब यूनान से हार गया उसके बाद से इसकी शक्ति और कमजोर पड़ गई, जिससे इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, क्योंकि बाद में अपनी स्थिति सही नहीं कर पाए। दोस्तों अगला हम लोगों का सवाल है एडियानुगुल की संधि कब हुई थी। तो एडियानुगुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी और किन के बीच में हुई थी, तो तुर्की और रसिया के बीच में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और रसिया इसको इंग्लिश में कहते हैं, वैसे तो इसको हिंदी में रूस भी कहा जाता है। तुर्की और रूस के बीच में एडियानुगुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1829 ईस्वी में एडियानुगुल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। दोस्तों अगला हम लोगों का सवाल है, कुछ ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों के ये संधि पर डिपेंड है, यानी कि 3 संधि है। मैंने कुछ बहुत जरूरी जो होता है ना इम्पोर्टेंट उसी टाइप से क्वेश्चन केवल संधि पर लिखे हुए हैं कि किस संधि के द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। दोस्तों तो यूनान राष्ट्र की स्थापना स्वतंत्र हुआ था जब, तो इसकी स्थापना हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा 1832 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा 1832 ईस्वी में स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई थी। कुस्तुनतुनिया, सॉरी दोस्तों गलत हो गया, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान की स्थापना हुई थी, वो भी स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई थी 1832 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ब्रैकेट में इसका इसी लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग याद करने में दिक्कत ना हो। ये भी क्वेश्चन आता है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी जिसके द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई थी। अगला हम लोगों का सवाल है किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो दोस्तों जो यह फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है उसी के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है उसके बाद वहां का राजा जो बना था, अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ, तो वहां का राजा जो बना था विलियम प्रथम बना था। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा 1871 ईस्वी में वहां का राजा विलियम प्रथम बना था और जर्मनी के सम्राट को काइजर कहा जाता है। इस बात का ध्यान में हमेशा रखिएगा दोस्तों। कार्बोनरी की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों कार्बोनरी जो है वे यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन दल है। जी हाँ दोस्तों, जो कार्बोनरी है यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन दल था जो कि भीतर मतलब जैसे कहा था ना अंडरग्राउंड टाइप एक कार्बोनरी था, गुप्त था, किसी को पता नहीं चलता था, एक सीक्रेट मिशन था इटली के एकीकरण के लिए। जी हाँ दोस्तों, इटली के एकीकरण के लिए कार्बोनरी की स्थापना की गई थी जिसका सदस्य था मेजनी। इसकी स्थापना की गई थी 1810 ईस्वी में, लेकिन बाद में कुछ कारणों से इस संस्था को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद मेजनी ने अपने से यंग इटली और यंग यूरोप नाम की संस्था का स्थापना किया। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोगों का सवाल है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए दोस्तों, तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। कौन कौन थे वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। पहला युद्ध था उसने
डेनमार्क के साथ युद्ध किया 1864 ईस्वी में। फिर दूसरा जो युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया था 1865 ईस्वी में। और उसके बाद लास्ट जो है हमारा आखिरी और तीसरा है फ्रांस के साथ उसने युद्ध किया। फ्रांस के साथ युद्ध करने के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और उसके बाद एकीकृत जर्मनी का राजा बना हमारा विलियम प्रथम। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोगों का सवाल है नौगुएट आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, नौगुएट जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी इटली में। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं, नौगुएट जो आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी इटली में। वहीं पर यह हुआ था नौगुएट आंदोलन। वियना कांग्रेस की में कौन सम्मिलित नहीं था। हम लोगों का अगला सवाल है वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था। दोस्तों बता दे रहे हैं हम, ब्रिटेन, रसिया और फ्रांस, ये जो 3 देश थे ये लोग वियना कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। और एक जो था वो सम्मिलित नहीं हुआ था, उसका नाम था जर्मनी। यह दोस्तों जर्मनी का चांसलर कौन है, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, जर्मनी के सम्राट को और क्या कहा जाता है, इसका भी आप कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताना ना भूले। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन हो या फिर जो भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उससे अपनी तैयारी को बेहतर बनाकर अपने एग्जाम में 100 नंबर लाने में सफल हो सके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।